पिछले दशकों में ट्रस्ट का काम शीतल रहा। हर वर्ष ट्रस्ट की मामूली आमदनी से स्कॉलरशिप दी जाती थी, साहित्यकारों को फेलोशिप, पुस्तकालयों को मदद और राहत कार्यों में तत्कालीन सहयोग। गत वर्ष न्यासियों ने खास तौर पर श्रीमती नीलिमा खेतान के पहल पर एक सोच उभरी कि उभरती महिला लेखकों को प्रोत्साहित किया जाए। बहुत वर्षों से नीलिमा जी का यह आग्रह था कि ट्रस्ट साहित्य के क्षेत्र में ठोस काम करे। इस बार इत्तेफाक से रक्षंदा जलील जी और ईरा पांडे जी से मुलाकात हुई, जो खुद लेखिकाएं हैं। उन्होंने इस विचार को समर्थन किया और अपनी मदद देने का आश्वासन दी। बाद में एनी जैदी जी, एक अन्य प्रसिद्ध लेखिका, भी इस विचार से साथ जुड़ गई। आप तीनों ने नीलिमा जी को आगे रास्ता दिखलाया। नीलिमा जी ने शुरू में अकेले इस बीड़े को उठाया। बाद में आपने प्रियंका सरकार, जो स्वयं एक लेखिका हैं, और नौजवान अदिति जी को जोड़ा। आप तीनों की वजह से हम इस मेमोरियल लेक्चर और अवार्ड सेरेमनी के मुकाम पर हैं। रमा जी शुरू में अखबारों में लिखा करती थी। बाद में उन्होंने 2 समाज शास्त्रीय किताबें लिखी, द वेस्टर्न एजुकेटेड हिंदू वुमन एंड द डिवोर्स्ड हिंदू वुमन। इसके साथ साथ आपने 3 पुस्तकें प्रकाशित की, जिसमें एक इनसाइड द हवेली को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आपका जन्म नैनीताल में हुआ। पहले आपने फिलॉसफी में डिग्री ली और बाद में अमेरिका में साइकोलॉजी की डिग्री हासिल की। कुछ समय के लिए आपने भारतीय विदेश सेवा में कार्य किया, परंतु बाद में उस समय के नियमों के तहत रमा जी को विदेश सेवा से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि आपके पति भी इसी सेवा में थे। आपके लेखन का नज़रिया पारंपरिक समाज और आधुनिक समाज के बीच में संतुलन बिठाने का था। आपका ध्यान विशेषकर महिलाओं की दुविधाओं पर रहा। आपकी पुस्तकें साधारण लोगों की दैनिक जीवन पर फोकस करती थी। रमा जी की सोच थी कि पारंपरिक समाज में गरीबी के बावजूद भी आत्मिक संबंध और स्थिरता की संभावनाएं रहती थीं, जो कि आधुनिक समाज में दुर्लभ हैं। आपका जोर जड़ों को कायम रखने पर रहता था। मृणाल जी, जो आज हमारे मुख्य वक्ता हैं, का इस प्राथमिक पहल पर उद्बोधन स्वीकार करना ट्रस्ट के लिए एक बहुत प्रेरणा का स्रोत है। आप देश की मानी हुई पत्रकार और प्रमुख लेखिका हैं। आपने कई किताबों हिंदी और अंग्रेजी में लिखी हैं। आपकी पढ़ाई इलाहाबाद में हुई और फिर विदेश में भी। आपने टीवी और प्रिंट मीडिया में संपादक के रूप में काम किया। आपने गंधर्व महाविद्यालय से संगीत विशारद पर अध्ययन भी किया। आप 2010 से 2014 तक प्रसार भारती की चेयरमैन रही। आपको 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आप सत्ता के सामने कभी नहीं झुकी हैं। आज के संदर्भ में भी आप निडर होकर अपने विचार रखती हैं और समय समय पर पुरुष प्रधान समाज में जो हिंसा, सांप्रदायिकता और महिला उत्पीड़न की प्रवृत्तियां होती हैं, उन पर साफ शब्दों में आलोचना करती हैं। आज इस मौके पर मृणाल जी को बोलना ट्रस्ट के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। मैं अब मृणाल जी को अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। मृणाल जी। आप म्यूट पर हैं मृणाल जी, सॉरी। क्षमा करें। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और आदर का बहुत अनुभव हो रहा है कि स्वर्गीय रमा मेहता जी की स्मृति में बने न्यास की तरफ से मुझे मुख्य वक्ता के रूप में छात्रों को उद्बोधित करने का संयोग दिया गया है। मैं इसके लिए ट्रस्ट की बहुत आभारी हूँ और रमा जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करती हूँ। मैंने उनको बहुत थोड़े से समय के लिए जाना था। बहुत मेधावी और अपने समय से बहुत आगे चलने वाली महिला थी, जिन्होंने परिस्थितियों और अपने समय के साथ अच्छी तरह तालमेल बिठाया था, जो कि बहुत कठिन है।
अब जाकर के उम्र के इस पड़ाव में समझ में आता है कि परंपरा और आधुनिकता में तालमेल बिठाना बहुत आसान चीज नहीं होता, और इसके लिए जो भी व्यक्ति ये काम करता है उसमें बहुत दुर्लभ बुद्धि होनी चाहिए, जो रमा जी में थी। तो उनको श्रद्धांजलि के उपरांत मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। मेरी बातचीत का आज विषय है, बातचीत में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अनौपचारिक तरीके से बोलने में विश्वास रखती हूँ। मैं कोई अकादमिक नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से सीधे साधे शब्दों में अपने मन की जो भी इच्छा या अभिव्यक्ति है वो रखती हूँ। मेरी हिंदी की पत्रकारिता यात्रा इस विषय पर आज आपसे बातचीत होगी। तो एक बहुत मशहूर पोलिश पत्रकार हैं जिनका निधन हो गया है, रिचर्ड कापुशिंस्की। उन्होंने एक बार लिखा था कि पत्रकारिता के बारे में कोई भी किताब अगर लिखी जाए तो उसका पहला अध्याय उस बारे में होना चाहिए जबकि भीड़ का सबसे आखिरी व्यक्ति अचानक सीधा खड़ा होकर पुलिस वाले की आंख में आंख डालकर देखता है और झुकाता नहीं। तब से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो पत्रकारिता भी एक प्रकार से राज और समाज दोनों की आंख में आंख डाल करके देखने का साहस है, कम से कम मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। भारत में इस प्रकार के साहस की शुरुआत आप जानते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत से हुई थी, जब बापूजी लौटे थे भारत विदेश से। स्वर्गीय एनी बेसेंट भी आई थी सामने। एनी बेसेंट ने होम रूल का नारा दिया था और बापूजी ने स्वदेशी और स्वराज के बारे में जनता को चेताना शुरू किया था। वो जानते थे कि पत्रकारिता सबसे सशक्त माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, और उनको ये भी एहसास था कि भाषा के माध्यम से, भारतीय भाषा के माध्यम से आप जिसे दरिद्र नारायण कहते थे बापू, सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने जब पत्रकारिता की शुरुआत की तो उन्होंने पहले एक गुजराती अखबार नवजीवन नाम से था, उनके 2 मित्रों ने उनको दिया और कहा कि आप इसके मार्फत अपनी बातचीत कहिए। अंग्रेजी में तो वो लिख ही रहे थे साउथ अफ्रीका के दिनों से, लेकिन उन्होंने बातचीत शुरू की। और जब उन्होंने ये शुरू किया क्रम, तो उनको जल्दी ही लगा कि गुजराती से कहीं अधिक पहुंच हिंदी की है, क्योंकि गुजराती एक प्रांत की भाषा है जबकि हिंदी उत्तर भारत के लगभग 10-11 प्रांतों में बोली जाती है और कई अन्य प्रांतों में भी उसी के जानकार लोग हैं। तब उन्होंने नवजीवन को हिंदी में निकालना शुरू किया और 1 साल के अंदर उसकी 3 गुना प्रसार संख्या हो गई। तो एक तो बात ये सत्यापित हुई कि अगर अधिकतम लोगों से संवाद करना है और एक लोकतांत्रिक मंच बनाना है संवाद का, तो उसके लिए पत्रकारिता जरूरी है। और पत्रकारिता में भी जहाँ तक हो सके भाषाई पत्रकारिता का आश्रय लेकर के ही लोगों तक क्रांतिकारी या नए विचार पहुंचाए जा सकते हैं, और जो विद्यमान विचार हैं उन पर लोगों से बातचीत और जिरह हो सकती है। एक लोकतंत्र की जान होती है कि लोगों में और तंत्र के बीच में संवाद होता रहे, बातचीत होती रहे। तो अब तक अंग्रेजों के राज में अंग्रेजी के ही अखबार निकल रहे थे, लेकिन उनको तब भी ये लगने लगा था कि नेटिव लोग सिर उठा रहे हैं। लेकिन जब भारतीय भाषाओं में अखबार निकलने लगे तो उनको थोड़ी और सुगबुगाहट महसूस हुई, और तब फिर नए तरह के कानून बने। उनमें से कुछ कानूनों का अभी भी प्रयोग होता है जब कोई पत्रकार सरकार के ढर्रे पर प्रतिवाद करता है, और ये बार बार मांग उठती रही है कि उन कानूनों पर पुनर्विचार होना चाहिए। खैर, तो एक युग वो था जो कि 1900 से शुरू हुआ और 1947 तक आज़ादी के युग तक बढ़ता चला गया। इस बीच में बहुत बड़े बड़े अखबार निकले। कानपुर, जो कि यूनियनों का एक गढ़ था, कानपुर में उन दिनों उपक्रम, औद्योगिक उपक्रम थे उत्तर प्रदेश के सभी बड़े। कानपुर से प्रताप निकला। इसी तरह से बनारस अखबार निकला जो राजा शिव प्रसाद सिंह ने निकाला। दूसरे एक और राजा थे, राजा लक्ष्मण प्रसाद, उन्होंने प्रजा हितैषी नाम का अखबार निकाला। इसी तरह रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह देव ने भी एक अखबार निकाला। तो इस तरह से अखबारों की शुरुआत हुई। पत्रकार, छोटी छोटी पत्रिकाएं, रिसाले तो निकलते रहते थे, लेकिन अखबार जब छपने लगे तो जनता तक पहुंचने, या तब लिटरेसी रेट बहुत कम थी,
कम लोग पढ़े लिखे थे, तो चौराहे पर पढ़ करके या चाय खाने में पढ़ के सुनाए जाते थे। महिलाओं में तो उस समय 1% से भी कम महिलाएं पढ़ी लिखी थी। लेकिन अखबारों में जनता की रुचि बढ़ने लगी, क्योंकि जनता की रुचि अपने भविष्य में बढ़ने लगी थी। कोई भी जनता जब ये जान लेती है कि उसका भविष्य सूचना और समाचार से जुड़ा हुआ है, तो अखबारों की बिक्री अपने आप बढ़ जाती है। तो लिहाजा इस तरह से हिंदी अखबारों की बिक्री बढ़ने लगी। एक और बड़े जर्मन जानकार हैं पत्रकारिता के विषय में, उनका ये कहना है कि पत्रकारिता में 3 चरण होते हैं। पहला चरण तो ये होता है कि जनता में एक प्रकार की सुबुगाहट आती है और एक मध्य वर्ग बनने लगता है समाज में। तो 20वीं सदी के मध्य तक आते आते हमारे यहाँ एक मध्य वर्ग बन गया था। जब मध्य वर्ग बन जाता है तो फिर मध्य वर्ग की अपने लोकतांत्रिक सरकार से बातचीत करने की इच्छा होती है और सरकार को भी उसे सूचनाएं देनी होती हैं, जो कि हमारे यहाँ 1947 के बाद होने लगा था। लेकिन इसके बाद तीसरा फेज आता है, जो जब ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स या बड़े बड़े पैसे वाले लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक मंच पर जाकर के जमा हो रहे हैं, तो उनको लगता है कि इसको एनकैश करना चाहिए, इसको बनाना चाहिए। और तब वो मंच जो कि जन अभिव्यक्ति का या बहुत सारे लोगों को उद्बोधन करने का अधिकार होते हैं, उनका पूंजीकरण भी होने लगता है। तो इससे दोनों तरह की बातें होती हैं। पूंजी मिलने से अखबारों की क्वालिटी बेहतर होती है, खबरों का संचयन आसान हो जाता है, खबरें ज़्यादा मिलने लगती हैं, बेचने में आसानी हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही ये भी होता है कि जिसका पैसा लगा होता है उसकी तरह से कुछ खुले हुए कुछ दबे हुए दबाव बनने लगते हैं कि भैया हमारी हितों की रक्षा करना। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जो बड़े बड़े अखबार बने थे, लगभग वो सब बड़े ऐसे लोगों द्वारा निकाले गए थे जिनके पास और भी बहुत सारे उपक्रम थे। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान टाइम्स समूह था जो बिरला जी का था, उसको जूट प्रेस कहा जाता था हंसी मजाक में, क्योंकि उनकी आय का मुख्य स्रोत उनका जो जूट का व्यवसाय था वो था। इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया शुरू हुआ था साहू शांति प्रसाद जैन के समय में, वो अंग्रेजों से खरीदा गया था और फिर उस पर काम शुरू हुआ था। तो इस तरह से धीरे धीरे जो अखबार निकल रहे थे उनमें बड़ी पूंजी आने लगी। इससे अखबारों का स्तर सुधरा, खबरें सुधरी, उनका चेहरा मोहरा सुधरा। लेकिन अखबारों का बाजारों में एक सिर्फ उद्योग की तरह नहीं बल्कि एक बिकाऊ चीज की तरह भी उपयोग होने लगा। तो जब मैं फरवरी 1983 में पत्रकारिता के क्षेत्र में आई, उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी और अंग्रेजी पढ़ा रही थी, और मुझे लगा कि अंग्रेजी पढ़ाने में भारत में कोई खास बात नहीं है, क्योंकि एक तो ये भाषा ऐसी है कि जिनको मैं पढ़ाती हूँ अधिकतर वो उस पृष्ठभूमि से नहीं आते थे जो कि अंग्रेजी साहित्य की गहराई को समझ सके। भाषा समझ लेते थे, लेकिन जिस समाज में साहित्य पैदा होता है उसको भी समझना जरूरी है। और इसके लिए हिंदी मुझे अधिक मौजूद लगी, क्योंकि हिंदी में ये था कि जो लोग जिस समाज में रहते थे, जिस राज्य में रहते थे, जिस राजनीति के साथ जी रहे थे, उसकी बातचीत हिंदी में होने लगी थी। इसलिए मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की बजाय हिंदी पत्रकारिता में क्यों न काम किया जाए। अब ये एक बड़ी मज़ेदार बात थी। तब तक अंग्रेजी का सिक्का सिर पर चढ़ के बोलता था, अभी भी बोल रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा उसका ग्लैमर कम हो गया है। उस वक्त अंग्रेजी का एक बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज से अध्यापन छोड़ करके एक छोटी सी हिंदी पत्रकारिता की संस्था में, समाचार भारती नाम की एक न्यूज़ एजेंसी थी, वहाँ आना कई लोगों को ऐसे लगा कि जैसे मैंने सवर्ण होते हुए अपना वर्ण कुल गोत्र सब छोड़ करके किसी अवर्ण समाज की भागीदारी कर ली है। और कई लोगों ने ये स्पष्ट कहा भी कि हिंदी में तो सब तरह के अजीबोगरीब किस्म के लोग होते हैं, बड़े खराब क्लास के लोग होते हैं। और ये इस तरह की बातें सुन करके मुझे अचानक अपने वर्ग के लिए एक नई दृष्टि मिली कि ये इसी समाज में रहते हैं, लेकिन इसी समाज के बारे में इतने बड़े बड़े सरकारी फैसले लेते हैं और उनके मन में एक प्रकार की हीन भावना है उन लोगों को लेकर के जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं या अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। जबकि उन लोगों के बीच में रहते हुए, पत्रकारिता करते हुए मैंने ये देखा कि लोगों में, जो भारतीय समाज में एक जो लोक बुद्धि होती है वो बहुत तीव्र है। लोक बुद्धि का सीधा संबंध जमीन से होता है, और जमीन जो है वो सबकी साझी धरोहर है। इसलिए जो भी
लोक की चिंता करता है वो सबकी साझा चिंता करता है, और उससे ये बहुत सारी लाइनें लकीरें जो हैं जाति की, वर्ण की, भेदभाव की, वो सब मिटने लगती हैं। तो इसलिए हिंदी पत्रकारिता में आकर के तनख्वाह बहुत कम मिलने लगी, जितनी मिलती थी उसकी आधी मिलने लगी, सुरक्षा का भी भाव था। साथ में जो सहकर्मी थे उनकी नज़र में भी मैं थोड़ी सी संदिग्ध थी, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि थोड़ी भिन्न थी, बाहर से पढ़ाई की थी। तो जैसे रामचरितमानस में उन्होंने कहा है, जानी न पाए निशाचर माया, भेद हमारे लेन शठावा। थोड़े थोड़े दिन तक उनको ये लगता रहा कि ये क्यों हमारे बीच में आकर के बैठ गई है, क्या कोई सरकारी जासूस है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने देखा कि मेरी मन में कोई दुर्भावना या इस तरह का नहीं था, तो तब हम लोगों में बातचीत होने लगी और मैंने उनको अधिक गहराई से जाना, तो मेरे मन में उनके प्रति बहुत आदर भाव भी हुआ। तो जो विरासत में मुझको मिला, जब मैंने बतौर संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में ज्वाइन किया, एक पत्रकारिता महिला पत्रिका की मैंने शुरुआत की, उसका नाम था वामा। वामा अर्धांगिनी या स्त्री को हमारे यहाँ कहते हैं, और वामा एक गणित का भी पुराना फॉर्मूला है, और वो वामा जो गणित है वो उसमें तिर्यक भंगिमा होती है, मतलब अंक जो है 1 2 3 4 ऐसे नहीं चलते, टेढ़े चलते हैं, शतरंज की चाल की तरह से। तो मुझे लगा कि स्त्रियों के स्वभाव का जो एक आंतरिक गूढ़ता है वो समझी नहीं गई। औरतों को बहुत सीधा साधा भोले बच्चों की तरह से भोंदू समझ दिया जाता था तब तक, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव के अंदर भी जो मैं लोक बुद्धि की बात कहती हूँ या विवेक की बात कर रही हूँ, उसका तो आखिर अगर हम सोचें कि हमको ये विवेक, ये बुनियादी वैल्यूज कहाँ से मिली, तो वो हमको अपने माओ से, अपनी नानियों से, अपनी दादियों से भी मिली है बहुत बड़े पैमाने। तो धीरे धीरे जब हिंदी पत्रकारिता में मैंने होश संभाला, तो मुझे दिखाई दिया कि हिंदी पत्रकारिता में कुछ कमियां थी। सबसे बड़ी कमी ये थी कि अभी भी हिंदी के संपादकों के बड़े सामंती किस्म के और बड़े पितृसत्ताक तेवर थे। कमरा हो, चाहे कुर्सी का आकार हो, चाहे बैठने की जगह हो, टॉयलेट सीट्स हो, तो इस सब चीजों में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था सपने में कि कभी कोई महिला भी संपादक बनेगी। तो उस जमाने में जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने पाया कि महिलाओं के लिए टॉयलेट भी नहीं था दफ्तर। तो मैंने इस बात की शिकायत की और मैंने संपादक बन की महिलाओं को शौचालय की जरूरत नहीं होगी। तो बड़े सलज मुझको चाबी पकड़ा दी गई। देखो नाम बता, आप इसमें जा नहीं हम यहीं बैठूंगी, बाबा को आवाज आएगी। क्या मैं रुक जाऊं? बीच बीच में आवाज आ रही है, क्या मुझे रुकना चाहिए या मैं बोलती जाऊं? क्षमा कीजिए मृणाल जी, सोनू जी आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सॉरी मृणाल जी, प्रियंका कर रही है इसको ठीक, पर आप प्लीज कंटिन्यू रखिए। सोनू अब म्यूट पर है जी, थैंक यू। तो इस तरह से धीरे धीरे जब पुरुष संपादकों से मेरी मित्रता होने लगी, शुरू में थोड़ा सा उनका भी रुख रूखा रहा, और जैसे कि एक आदत होती है बड़े लोगों में, खासकर पुरुषों में, कि महिलाओं को वो ये मान करके चलते हैं कि ये हमसे कम ज्ञान रखती हैं, हमसे कम जानती हैं, और इसलिए हमको इन्हें शिक्षा देनी चाहिए और हमको इनको जरा सा बताना चाहिए कि तुम अपना काम कैसे करो। तो मेरी प्रवृत्ति सींग भिड़ाने की नहीं थी, मेरी प्रवृत्ति ये थी कि मैं नए पेशे में आई हूँ, मैं खुद भी सीख लूं कि हो क्या रहा है, किस तरह से हो रहा है। और जल्दी मैंने पाया कि अगर मैं झगड़ा लड़ाई ना करूं उन लोगों के साथ, तो बहुत सारी बातें उनसे सीखने को मिलती हैं, बहुत सदैव सहयोग भी मिलता है। उन लोगों को भी मुझसे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जब हम लोग लंच एक साथ करते थे, उठते बैठते थे, तो बहुत सारी बातें मैंने उनसे कही। जैसे छोटा सा मसला था कुर्सी का, मुझे जो कुर्सी दी गई बतौर संपादक वो बहुत बड़ी थी, तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये कुर्सी बदल लीजिए, मुझे छोटी कुर्सी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी चीज है, संपादक की कुर्सी के लिए लोग सिर कटाने को तैयार रहते हैं, आपको संपादक की कुर्सी दी गई है, आप उसको बड़ा बता रही हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे बैठते बैठते शाम तक देह अकड़ जाती है। तो कंपनी में जहाँ से कुर्सी सप्लाई हुई थी पूछवाया गया कि छोटे आकार में है ये कुर्सी, तो उन्होंने कहा नहीं, हम महिलाओं के आकार की संपादकीय कुर्सी नहीं बनाते हैं। तो ये मैं आपको 1980 के दशक की बात बता रही हूँ। तो ये विरासत की चीजें थी
जो धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन अभी भी पूरी तरह से कम नहीं हुई हैं और नहीं पूरी तरह से गायब हुई हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात उस जमाने में ये थी कि अधिकतर जो संपादक थे, जैसे नई दुनिया के संपादक राजेंद्र माथुर, जो फिर नवभारत टाइम्स के संपादक बने, श्री प्रभाष जोशी जो इंदौर से आकर के जनसत्ता जिन्होंने निकाला, बहुत बढ़िया अखबार। इसी तरह से आपके राजस्थान में कुलिश जी थे और जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, और इंदौर में ही नई दुनिया में अभय छजलानी थे, राहुल बारपुते जी थे। तो इस तरह से लखनऊ में अशोक जी थे, अशोक अग्रवाल थे, पंजाब में पंजाब केसरी समूह के लोग थे। तो ये सारे कर्मठ समर्पित लोग थे जो नई तरह से काम कर रहे थे। और इसके अलावा इन लोगों को सिर्फ संपादकी के अलावा भी बहुत सारी रुचियां थी। जैसे प्रभाष जी क्रिकेट पर बहुत अच्छा लिखते थे, राजेंद्र माथुर संगीत के जानकार तो थे ही, इंजीनियरिंग पर भी बहुत अच्छा उनको अधिकार पूर्ण लेखन आता था। इसी तरह से प्रभाष जोशी जी संगीत के भी अच्छे जानकार थे और ये दोनों जने कुमार गंधर्व जी के बहुत अच्छे मित्र थे। लेकिन मेरी पीढ़ी आते आते, ये मुझसे एक पीढ़ी बड़े थे, मेरी पीढ़ी आते आते एक ये दिखाई देने लगा तेवर संपादकों में कि क्या साहित्यकार भी क्या चीज है। हिंदी पत्रकारिता की ऐंठ अपनी जगह है, हिंदी पत्रकारिता बहुत बड़ी चीज है, उसका सीधा राजनीति से रिश्ता है। साहित्यकार तो दूसरी दुनिया का जीव होता है, कपोल कल्पना में जीता है, हवाई ख्याल देखता रहता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जो हुई, तो उससे संपादकों का रीति रिवाज, स्वभाव ही नहीं, उनकी शब्द संपदा भी कम होने लगी। आपने देखा होगा कि उस पीढ़ी के बाद आज तक आते आते ऐसे बहुत कम संपादक रह गए हैं जो खुल करके लिख सकते हैं। न तो वो संपादकीय लिख पाते हैं, और फिर संगीत और कला और साहित्य और मनोविज्ञान वगैरह विषयों पर लिखना तो बहुत दूर की बात रही। इससे हिंदी का नुकसान हुआ है, क्योंकि अखबारों की तादाद बढ़ी है, पाठकीय संख्या बढ़ी है, लोग बढ़े हैं, लेकिन उनकी जानकारी संकुचित होती चली गई है। कोई भी अच्छी चीज किसी भी विषय पर पढ़नी हो, यहाँ तक कि क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक पर भी पढ़ना हो, तो लोग कहते हैं कि अंग्रेजी की किताब खोजनी पड़ेगी। क्यों साहब, क्यों खोजनी पड़ेगी? अभी हाल में मुझसे एक बड़े प्रकाशक ने आग्रह किया कि हिंदी पत्रकारिता पर मैं अंग्रेजी में एक किताब लिख दूं, क्योंकि पत्रकारिता आज सारे भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, और उसमें निर्विवाद सच्चाई है कि सबसे बड़ा दायरा हिंदी के अखबारों का और हिंदी के टेलीविजन चैनल्स का और हिंदी के OTT प्लेटफॉर्म्स का है। लेकिन उस पर अंग्रेजी में एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, लिहाजा कक्षाओं में लेक्चर जो दिए जाते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं और छात्रों को उसकी व्यवस्थित जानकारी चाहिए। तो मैंने इच्छा न होते हुए भी एक किताब लिखी, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक शून्य है जिसको सही तरह से भरा जाना जरूरी है। तो ये जो चीज थी, ये 90 के दशक तक आते आते संपादकों का जो प्रभुत्व था, एक जमाने में संपादक वो चीज होता था कि अगर वो कह दे कि ये नहीं जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं थी, सेठ जी खुद भी आ जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनसे कहे कि ये जाएगा। और उस जमाने के जो ओनर्स थे, जो व्यवस्थापक थे, उनमें भी इतना एक अभिजात्य था, इतने संस्कार थे कि वो भी जिद नहीं करते थे कि किसी राजनीति से प्रेरित या किसी निजी स्वार्थ से प्रेरित खबर को बहुत बड़ी प्रमुखता के साथ छापा जाए। ये अब धड़ल्ले से हो रहा है और ये दुखद है। इससे पत्रकारिता का नुकसान ही हुआ है। पत्रकारिता चाहे किसी भी स्वरूप में हो, चाहे वो प्रिंट की हो, चाहे डिजिटल पत्रकारिता हो और वो हमको वर्टिकल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हो रही हो, चाहे टीवी न्यूज हो, हर जगह मूल बात जो जान है पत्रकारिता की वो है खबरें, खबरों का ताज़ा होना, खबरों का व्यवस्थित होना, खबरों की प्रयोगधर्मिता, उनकी प्रामाणिकता। पहले से चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बहुत विपुल सिस्टम हमको मिला था। जब मैंने भी संपादकीय काम संभाला था तो ये सिस्टम था। हर एक अखबार की अपनी एक स्टाइल शीट होती थी जिसमें ये साफ निर्देश होते थे कि कौन सा शब्द किस तरह लिखा जाएगा। हम लोगों का मानक होता था ऑल इंडिया रेडियो का जो उच्चारण होता था और ऑल इंडिया रेडियो के जो हिज्जे होते थे। तो स्थान नाम जो होते थे, देश के शहरों के नाम, विदेश के शहरों के नाम, उनका उच्चारण कैसे होगा, इसके लिए हम लोग ऑल इंडिया रेडियो की स्टाइल शीट रखते थे। इसके अलावा हमारी अपनी स्टाइल शीट थी
और हर संपादक आने के बाद उस स्टाइल शीट में नए नए शब्द संपदा जोड़ता था, नए शब्द भरता था। और फिर उसके बाद जब संस्करण, बहुत संस्करण निकलने लगे, एक अखबार जो दिल्ली में था उसके राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में संस्करण निकलने लगे और स्थानीय भाषाओं, स्थानीय हिंदी को भी जगह दी जाने लगी, तो वो प्रयोग धर्मिता भी उसमें आकर के जुड़ी। इस मौके पर संपादकों का जब अवमूल्यन होना शुरू हुआ, 95 के लगभग ये बात शुरू हुई, क्योंकि तब तक टेलीविजन आ गया था और अचानक सारा हो हल्ला, सारा ग्लैमर टेलीविजन न्यूज की ओर मुड़ने लगा। तो हिंदी अखबारों को वैसे भी उनके हाउस में अंग्रेजी के अखबारों से थोड़ा कमतर देखा जाता था। जैसे हिंदुस्तानी घरों में होता है ना कि बेटे को घर का सबसे बढ़िया खाना मिलेगा, दाल में कड़छी घी ज्यादा मिलेगा, उसको फल ज्यादा खिलाए जाएंगे, मन भावन मिठाई खिलाई जाएगी, और लड़की से कहा जाएगा कि ज्यादा कीमत खाओ, ज्यादा बाढ़ हो जाएगी, और थोड़ा सा दब के चलो, दब के हंसो। वो स्थिति हिंदी अखबारों की भी थी। मेरी एक सहकर्मिणी थी जिनके पिता हिंदुस्तान दैनिक, जिसकी मैं 10 वर्ष तक संपादक रही, उसके सबसे पहले संपादकों में से थी। तो उसने मुझे अपने पिता का एक लेख दिया। उन्होंने बहुत भोलेपन से लिखा था कि एक बड़ा सा संपादकीय कक्ष होता था हिंदी अखबार का, जिसमें बड़ी सी मेज होती थी, एक कोने पर संपादक बैठते थे और आसपास उनके सह संपादक और उप संपादक वगैरह बैठते थे। 5 बजे अंग्रेजी अखबार से बनी बनाई खबरें आती थी और लगभग अनुवादकों की तरह से ये लोग उसको ले लेते थे और उनका फिर हिंदी अनुवाद शुरू होता था। तो एक तरह से 3/4 सामग्री जो हिंदी अखबारों में, बड़े हिंदी अखबारों में जाती थी, वो अंग्रेजी, उसी हाउस के अंग्रेजी अखबार की खबरों की अविकल नकल होती थी। ये प्रथा टूटी, बात को टूटी। और जैसे मैंने बताया कि जब राजेंद्र माथुर आए, प्रभाष जोशी आए, उधर दिनमान जैसी पत्रिकाओं में अज्ञेय जैसे संपादक आए, रघुवीर सहाय जैसे संपादक आए, तो उन्होंने ये सब रूढ़ियां तोड़ी और सीधे जनता से बात करना शुरू किया। ये वो जमाना था जब जनता सरकार बनी और लोगों के बीच में एक नई तरह का उत्साह आया। फिर उसके बाद छोटे छोटे शहरों से लोग स्ट्रिंगर्स की मार्फत खबरें मंगाने लगे। रघुवीर सहाय ने क्रम शुरू किया था कि पोस्ट कार्ड में वो गांव वालों से कहते थे कि तुम हमें पोस्ट कार्ड में छोटी सी खबर अपने गांव की दे दो और हम उसको वहां के अंक में छापेंगे, और वो छपती थी खबरें दिनमान में। तो उससे भी सिर्फ पाठकीय दायरा बढ़ेगा ये इच्छा नहीं थी, ये भी इच्छा थी कि जो लोग वहाँ उस इलाके से परिचित नहीं हैं उनको उस इलाके का परिचय मिले, वहाँ की मानसिकता का परिचय मिले, वहाँ के लोगों की जो तकलीफें हैं उसको वो सुन सके। तो कुछ जो मैंने चीजें इससे सीखी, वो पहली चीज तो ये थी कि कभी भी मनुष्य सीखना समाप्त नहीं करता है। मैंने पहले महिला पत्रिका, मासिक पत्रिका से शुरुआत की, फिर मैंने साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम किया, फिर मैंने टेलीविजन में न्यूज का काम किया। कई लोग कहते हैं आप टेलीविजन न्यूज रीडर थी, मैं संपादक थी, लेकिन पढ़ भी देती थी क्योंकि अच्छे उच्चारण वाले लोग हिंदी में उन दिनों सब चैनलों में बहुत कम हुआ करते थे। तो बहरहाल वो 2-3 साल मैंने काम किया, तो मुझे एक नया माध्यम सीखने को मिला। तो मुझे लगता है कि हर उम्र में एक पत्रकार में ये उत्साह और इच्छा होनी चाहिए कि वो नया तकनीकी दौर समझ सके, भीतर बैठ करके उसको सीख सके, क्योंकि हमारे पेशे में तकनीक को समझना भी बहुत जरूरी है। पहले से जब हम लोग 80 के दशक में देखते थे 1800 शब्दों की 2000, 2500 शब्दों की स्टोरीज छपती थी, उतना लंबा पढ़ने का धीरज धीरे 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 लोगों में कम होता चला गया। और आज तो लोग फोन के 42 हरूफों में समा जाए ऐसी खबरें पढ़ना चाहते हैं। तो उसके साथ भी पत्रकारिता को तालमेल बिठाना जरूरी था। एक चीज मैंने ये सीखी। दूसरी चीज मैंने ये सीखी कि अगर आप बहुभाषा भाषी हैं तो उससे आपको बहुत आसानी हो जाती है कि और भाषाओं में क्या काम हो रहा है, वहां से क्या बेहतरीन लिया जा सकता है। साप्ताहिक हिंदुस्तान में हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया कि साल में हम 2 विशेषांक भारतीय भाषाओं पर निकालते थे, जिसमें हिंदी ही नहीं, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती, मराठी, सिंधी, सभी भाषाओं के बेहतरीन कथाकारों के कथाएं या उनके आलेख हम लोग छापते थे। तो एक बड़ा बृहत्तर सोच का दायरा हिंदी के पाठकों को हम उपलब्ध कराते थे कि देखो ये भी हो रहा है, तुम ये मत सोचो कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में ही लिखा जा रहा है, देखो कितनी छोटी छोटी जगहों में और कितने अन्य प्रांतों में कितना सुंदर काम हो रहा है। तो एक दूसरी चीज ये। तीसरी चीज मैंने गांधी जी से सीखी वो ये कि
हिंदी को अगर छोटा या हीन माना जाता है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि खुद हिंदी वाले भी एक हीन भावना से, कुंठा से ग्रस्त हैं। खुद कभी किसी को फोन नहीं करेंगे। अच्छा, कई बार होता था कि मैं भी फोन करती थी तो वो कहते थे साहब मीटिंग में है। फिर व्यक्तिगत परिचय दो या अपना सामाजिक परिचय दो तो साहब तुरंत उपलब्ध हो जाते थे। तो एक ये ऐंठ पकड़ हमारे यहाँ थी जिसमें कि लोग, अच्छा हमको पता नहीं था तुम हिंदी में काम करती हो, लाइक व्हाट इज एन हिंदी पेपर लाइक, अक्सर लोग मुझसे पूछा करते थे। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरा मन करता था उनसे कहूँ जनाब जाकर के बाजार जाइए, खरीद करके खुद देख लीजिए कि हिंदी का अखबार कैसा दिखता है, काट नहीं खाएगा आपको। लेकिन ठीक है, चलिए उनकी भी चली। लेकिन ये मैंने देखा कि अगर आप सुन ले सब लोगों को और सब लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि हिंदी में गंभीर काम हो रहा है और हिंदी वाले की भी रीढ़ है, वो झुकेंगे नहीं भले ही वो टूट जाए, तो वो आपको सुनने को मजबूर होंगे। मेरे जीवन में कई ऐसे मौके आए हैं जबकि दिल्ली में या किसी बड़े शहर में कोई अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हो रही थी और हम सबको बुलाया गया था वहां पर, सारी बातचीत अंग्रेजी में, साहित्य अकादमी तक में सारी बातचीत अंग्रेजी में। तो मैंने प्रतिवाद किया खड़े होकर के। एक साहित्य अकादमी की गोष्ठी थी जिसमें कि मेरी माँ को कीनोट एड्रेस पढ़ने को कहा गया था। उन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर पर लिखा था। मेरी माँ बहुभाषा भाषी थी, वो बंगला भी जानती थी, गुजराती भी जानती थी, लेकिन उन्होंने कीनोट एड्रेस हिंदी में पढ़ा क्योंकि वो हिंदी की लेखिका थी। तो फिर अचानक से बुगाहट शुरू हो गई कि इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन उपलब्ध कराइए, ये है वो है। तो मैंने खड़े होकर के प्रतिवाद किया। मैंने कहा अगर आप हिंदी की लेखिका को कीनोट एड्रेस के लिए बुलाते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि वो आपसे अंग्रेजी में या स्पेनिश या फ्रेंच में बात करेंगी? तो ये बात पसंद नहीं की गई। इसी तरह एक बार चोगम की गोष्ठी हो रही थी, ये एक कॉमनवेल्थ के देशों का एक समूह हुआ करता था। उसमें भी यही थी कि हमारे जो लोकतंत्र के जो प्रतिनिधि थे वो बोल रहे थे, लेकिन बातचीत सारी की सारी अंग्रेजी में। तो मैंने कहा कि या तो आप हिंदी अखबारों को और भाषाई अखबारों को बुलाइए नहीं, या फिर जैसे आप लोकसभा राज्यसभा में करते हैं हमारे लिए साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन की सुविधा दीजिए। हमसे कहा कि आपको प्रिंटेड अंग्रेजी में दे दिया जाएगा भाषण, आप अनुवाद कर लीजिए। तो मैंने कहा अनुवाद करते करते हमारी उम्र निकल जाएगी, कभी तो आप लोग ये भी सोचिए कि आपको भी ताज़ा उपलब्ध कराना चाहिए। फिर ये हुआ कि इतने सारे हमारे यहाँ टाइपिस्ट नहीं है, हिंदी जानने वाले लोग नहीं है। पर आप कैसी सरकार चला रहे हैं? चुनाव का वक्त आता है, झोली भर के वोट लेने के लिए आप लोग भागे भागे जाते हैं। उस वक्त तो सारे नेताओं की सरस्वती जागृत हो जाती है। इस वक्त जबकि हमको पत्रकारों से बात करने की, हमको लिखा हुआ छपा हुआ सरकार की ओर से कोई नोट देने की बात आती है, तो उस वक्त हिंदी में आपका हाथ कैसे तंग हो जाता है? ये सवाल पूछे जाने चाहिए थे। मैं तो कनफटी बनी ही, लेकिन ये सवाल पूछे जाने जरूरी थे ताकि ये स्थिति बने कि नई तरह से सोचा जाए। यही चीज तब भी हुई जबकि 90 के दशक के अंत में, तब मैं हिंदुस्तान दैनिक की संपादक थी। हिंदुस्तान टाइम्स समूह में कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ। अब कंप्यूटर्स आए तो यूनियन की तरफ से बाधा डाली गई कि नहीं कंप्यूटर होंगे तो हमारे बहुत सारे लोग बेकार हो जाएंगे। तो उस वक्त फिर मैं जिंदगी में पहली बार यूनियनों के खिलाफ खड़ी हुई और मैंने ये कहा कि आप क्या चाहते हैं कि सारे हिंदी के अखबार कंप्यूटराइज होके इतने सुंदर निकल रहे हैं, रंगीन पृष्ठ उसमें छप रहे हैं, और हम स्याह और सफेद में छाप करके सिर्फ लॉटरी वालों के विज्ञापन छाप रहे हैं। ये हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से दोनों ही बहुत व्यथित करने वाली बातें हैं। मेरी बात सुनो, हेलो देखो जो मैं बात कह रही थी वो ये कि ये जो एक स्थिति है जिसमें कि औरतों को, हिंदी को, भारतीय भाषाओं को जबरन ठेल ठाल के कोने में खड़ा कर दिया जाता है, और जैसे ही कोई राजनीतिक मौका आता है झाड़ पोंछ के घर की बहू की तरह घूंघट पहना के, गहने पहना के, खानदानी कपड़े पहना के खड़ा कर दिया जाता है। ये चीज गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। इसका मैंने विरोध किया, मुझे इसका गर्व है। जो मेरे दुश्मन बने सो बने, दुश्मन तो यूं भी बन ही जाते हैं, आप भला काम कीजिए बुरा दुश्मन बन जाते हैं, उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी बतौर महिला, बतौर हिंदी पत्रकार, बतौर भाषाई पत्रकार ये होनी चाहिए कि हम बात बात में रार न ठाने, लेकिन वैचारिक और जो हमारे अपने जो संस्कारगत जो हमारे विचार हैं उन पर भी जबरदस्ती इस डर से धूल न डालें या पर्दा न डालें कि हमको नौकरी से हटा दिया जाएगा। मैंने कम से कम आधा दर्जन नौकरियां छोड़ी हैं, कभी किसी बात पर अड़कर, कभी किसी बात पर अड़कर के।
टाइम्स ऑफ इंडिया के एक बहुत सीनियर मैनेजर थे, उन्होंने मेरी एक मित्र से कहा कि तुम्हारी मैडम में सब कुछ है लेकिन उनको नौकरी करना नहीं आता, नौकरी में बहुत दबना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है, दबती मैं वहां पर हूँ जहाँ पर कि मुझे लगता है कि मेरे पाठकों का भला हो रहा है या मेरे पत्र का भला हो रहा है। मैं व्यक्तिगत मुनाफे के लिए तो पत्रकारिता कर नहीं रही हूँ। अगर मुझे लगेगा कि कहीं पर हिंदी का भला हो रहा है मैं दब जाऊंगी, दबी रहूंगी। लेकिन अगर हिंदी के नाम पर कुछ और चमड़े के सिक्के चलाए जा रहे हों तो ये बिल्कुल सहज है कि इसका विरोध किया जाए। बहरहाल अब हम आते हैं 21वीं सदी पर। आप लोग ज्यादातर 21वीं सदी के ही बच्चे हैं, तो गुटनबर्ग के युग से हम लोग सीधे जुकरबर्ग के युग तक आ गए हैं। जो इससे पहले की सदी थी वो फैलाव की सदी थी, भाषाई फैलाव, पत्रकारिता का फैलाव, अखबारों का फैलाव। आज भी हिंदी के बड़े अखबारों के करीब 50 संस्करण निकल रहे हैं। लेकिन जो नए जो चलन है, जो चाल में देख रही हूँ, वो है एकीकृत, समेकित करने की ओर, कि सब एक ही रंदे से छील के एक ही तरह के पाठक हों, एक ही तरह की खबरें छपें। शाम को आप रिमोट लेके बैठ जाइए, सारे चैनलों पर लगभग एक ही तरह की चर्चा, कई बार तो उसमें चर्चा करने वाले भी एक ही होते हैं। जैसे कृष्ण के बारे में कहते हैं ना कि महाराज करते समय वो गोपियों के साथ कितने रूप रचा लेते थे और 76 जगह एकदम 76 गोपियों के साथ एक साथ नाचते थे। तो हमारे यहाँ चैनल के चर्चाकार भी इसी किस्म के हो गए हैं कि 10 चैनलों में वो एक साथ चाय चाय करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये जो है, ये जो एक समेकितकरण है, समेकित होना है या लोगों को एक ही रंदे से छीनने का जो आग्रह है, ये पत्रकारिता के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे जैसे बहुरंगी, बहुलता भरे हुए विविधतामय देश के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है। जितनी हमारे पाठकों को, हमारी जनता को, हमारे मतदाताओं को जितनी विविधता और उस विविधता के गुण दिखाई पड़े, उतना ही उनका लोकतंत्र में विश्वास और आस्था मजबूत होगी और उतनी ही उनकी हिंदी भी बेहतर होगी। कुछ साल पहले बड़ा नारा चला था हिंदी के शुद्धिकरण का। भाई हिंदी तो घर की माँ की तरह है, वो मेहरी से लेकर के पड़ोसिन तक, दादी से लेकर के विद्वानों तक सबसे बतिया सकती है, समान अधिकार से, समान सहजता से। तो हिंदी में तरह तरह की भाषाओं की, बोलियों की धाराएं आकर के मिली हैं। हमारे ही घरों में कुटुंब होते हैं, अरे वो बरेली वाली बहू, उसने हमको ये वाली चीज सिखाई, अरे वो वहाँ अलीगढ़ वाली जो थी वो ये कहा करे थी। तो हिंदी के तरह तरह के कटाव, हिंदी के तरह तरह की प्रयोग धर्मिता, हिंदी की लोक जड़ें हमको जब तक नहीं दिखेंगी तब तक आनंद नहीं आएगा ना। संस्कृत से, ठीक है, हिंदी नागरी शब्द के लिए संस्कृत की ऋणी, चिर ऋणी है, ये भी सही है कि संस्कृत से बहुत सारी हमारी जो बहुलता है वो निकली है। लेकिन ये भी सही है कि पिछले 2000 वर्षों में बहुत तरह के सांस्कृतिक बदलाव हमने देखे हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक प्रभाव पड़े हैं। अभी मैं पान का इतिहास पढ़ रही थी, आया ये नागों के साथ में। अब नाग कहाँ से आए ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन बनारस में नाग पूजा हुआ करती थी पहली सदी तक, तो नाग वहाँ के अधिष्ठात्र देवता थे। आज भी पान को संस्कृत में नागवल्ली कहा जाता है। और लड़कियों को हमारे यहाँ उत्तराखंड में शादी होती है तो और कोई दहेज नहीं तो एक पानदान अवश्य दिया जाता है कि बिना पान खाए सुहागिन कैसी। इसी तरह से आप दक्षिण भारत चले जाइए, वहां पर भी संस्कृति वीटिका वो तमिल लोग भी पान खाते हैं। पान को उसी तरह से कपूर और सुपारी डाल करके आदरणीय मेहमानों को पेश करते हैं। तो ये सारी चीजें तब समझ में आती हैं जब आप भारतीय भाषाओं के साथ घुले मिले उनके साथ बैठे, अलग अलग भारत के क्षेत्र के लोगों से पूछें। एक जिज्ञासा, एक कुतूहल हमेशा हमारे बीच में रहना चाहिए। लेकिन अब ये जो जुकरबर्ग का दई मारा डिजिटाइजेशन हुआ है, जुकरबर्ग का मैं एक इंटरव्यू कहीं पढ़ रही थी, उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम जो हमारा जो नया जो मीडिया का वो है, वो सारा का सारा लोगों की पहले जानकारियां एकत्रित करेगा, वो लोगों के प्रोफाइल बनाता है और उसके बाद उनको डिजिटाइज करके और फिर एल्गोरिदम उस व्यक्ति की प्रोफाइल से ये भांप लेंगे कि इस व्यक्ति की रुचियां या अरुचियां क्या हैं, और फिर उसको उसी प्रकार की खबरें टेलर करके दी जाएंगी जिस प्रकार की खबरें हम समझते हैं वो पढ़ना चाहते हैं। अरे आप कौन होते हैं हमारे ठेका लेने वाले?
हम खुद तय करेंगे, आज हम इधर की खबर पढ़ना चाहते हैं, कल हम उधर की खबर पढ़ना चाहेंगे। लेकिन अगर आप हमको एक प्रकार की खबरें देना ही बंद कर देंगे तो आप हमको हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। तो इसलिए डिजिटल मीडिया का बहुत शोर है, और डिजिटल मीडिया है भी भविष्य का मीडिया, क्योंकि प्रिंट मीडिया अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, जिसे हम लेगेसी मीडिया या विरासत में मिला हुआ मीडिया कहते हैं। हमारे समय में वो मुख्य धारा हुआ करता था, लेकिन अब वो सहधारा बनता जा रहा है। जो विज्ञापन की आय है वो या तो टेलीविजन को मिल रही है या डिजिटल न्यूज पोर्टल्स को मिल रही है। लेकिन उसमें विचित्र बात यह है कि अधिकतर विज्ञापन की आय जो डिजिटल मीडिया को मिल रही है उसको विदेशी बड़ी कंपनियां ही ले जा रही हैं। गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारी कंपनियां बड़े बड़े जो विश्व विज्ञापन है। तो अगर हमारे यहाँ 2 बिलियन लोग या आधा बिलियन लोग किसी एक मंच से जुड़ जाते हैं तो इसका बहुत गर्व महसूस किया जाता है। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन हमारे जमाने में कहावत थी, अनुभवी औरतें कहती थी कि ऐसी विद्या पढ़ियो बेटा जामे हंडिया खदबद होए। मैंने अगर काम ही करना है डिजिटल मीडिया में अपने को खपा के, और आप ऐसा काम कर रहे हैं जो विदेशी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको हमारी भाषा नहीं आती है, तो आप ये भी जिद कीजिए कि विज्ञापन भी हमको उसी परिमाण में मिलने चाहिए जिस परिमाण में विदेशी लोग कंपनियां ले जा रही हैं। और इस बारे में बातचीत होने भी लगी है, क्योंकि विज्ञापन से ही मीडिया का कामकाज चलता है और सबसे अधिक खर्च होता है 2 चीजों पर, एक तकनीकी पर और दूसरा खर्च होता है न्यूज गैदरिंग पर, खबरों के संकलन पर। अब हम लोगों को कितना पैसा देते हैं? देखिए, हिंदी पट्टी दरिद्र है। मैंने वो जमाने देखे हैं जब 2-2 रुपये के लिए लोग 4-4 सेंटीमीटर की खबरें सप्लाई किया करते थे। फ्रीलांसर्स छोटे छोटे बिहार के, पुराने झारखंड के, पिछवाड़े के गांव के इलाके से 2000 रुपया प्रति माह पर लोग काम करने के लिए राजी थे। लेकिन ये अपमानजनक है। अंग्रेजी की कहावत है कि अगर आप मूंगफलियां देंगे तो आपको बंदर मिलेंगे। तो वही है कि अगर आप छोटी छोटी तनख्वाहें देंगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। और अब तो फेक न्यूज का जमाना है, जबकि कोई भी किसी से भी उत्कोच लेकर के, घूस लेकर के कोई भी खबरें प्लांट कर सकता है। और अगर अखबारों में इस तरह से फ्रीलांसर्स को ही तवज्जो दी गई और पढ़े लिखे और विधिवत प्रशिक्षित पत्रकारों की जगह सिकुड़ती चली गई, तब तो कहर हो जाएगा। तमाम तरह की ऐसी खबरें आएंगी जिसकी जांच करने का न तो संपादकों के पास समय होगा, न ही जानकारी होगी। इसलिए हमको समय रहते डिजिटल मीडिया की इस संभावना के लिए आगाह रहना चाहिए। दूसरा खतरा मैं ये देख रही हूँ कि हम ये मान के कहीं पर चलने लगे थे कि डिजिटाइजेशन होगा और नेट के आने के बाद से एक समेकित एकीकृत समाज बनने लगेगा। ऐसा नहीं हुआ है। हमने देखा है कि जेंडर, जाति, वर्ण, इसकी जो रेखाएं हैं वो निर्धारित करती हैं कि किसकी नेट तक कितनी पहुंच है। अभी कोविड काल में हम सब ने देखा कि जहां खाए पिए मध्य वर्ग के, शहरी मध्य वर्ग के बच्चों के लिए नेट पर शिक्षा प्राप्त करना या कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर लेसन्स लेना आसान था, वहीं पर जो लोग नेट पर नहीं आ पा रहे थे, जो गरीबों के बच्चे थे, जिनके पूरे घर में एक स्मार्टफोन था और 4 पढ़ने वाले बच्चे थे, या स्मार्टफोन भी नहीं था, या जिनके बाप ने अपनी रिक्शा बेच के अपने बच्ची के लिए स्मार्टफोन खरीदा, उनकी दारुण कथाएं आप सुनिए। उनका 1.5 साल बर्बाद हुआ है। और उस वक्त जिनकी हैसियत थी, जिनकी पहुंच थी डिजिटल मीडिया तक, वो नेट की मार्फत बच्चों को शिक्षा दिला सके। शिक्षा तो बहुत छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन सूचना और जानकारी के क्षेत्र में भी यही है कि अगर मान लीजिए अखबारों को विज्ञापन मिलने बंद होते जा रहे हैं, एक दिन अखबार गायब हो गए, तो फिर खबरें कहाँ से हम सुनेंगे? या तो हम टेलीविजन से सुनेंगे या फिर हम स्मार्टफोन पर देखेंगे। अगर हमारी हैसियत नहीं है कि हम टेलीविजन खरीद सकें या स्मार्टफोन हमारे पास हो, तो हमको खबरें नहीं मिलेंगी। तो ये तो लोकतंत्र नहीं हुआ ना। तो इसलिए इस पर भी विचार होना चाहिए। मैं तो अब सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ, मैं तो सिर्फ बता सकती हूँ कि आगे आने वाले समय में किन किन बातों पर सोचा जाना चाहिए। लेकिन डिजिटल मीडिया के केस में एक तो भाषाओं की अज्ञानता बढ़ रही है। मैं ट्विटर पर ही देखती हूँ, छोटा सा मंच है छोटे संवाद का, उसमें जिस तरह की हिंदी लोग लिखते हैं, जिस तरह के हिज्जे लिखते हैं, मुझे लगता है एकदम अनपढ़ लोग हो गए। इतने स्कूल में कॉलेज की डिग्रियां लेकर के भी अगर ऐसी हिंदी, और इस तरह की हिंदी ही नहीं अंग्रेजी भी माशाअल्लाह, तो अगर इस तरह की हमारे यहाँ पढ़ी लिखी जनता
इस प्रकार की शिक्षा का स्तर हो चुका है, तो ये तो बहुत खतरनाक बात है ना। तो अगर हम मंच को बहुत फैला भी देंगे, लेकिन उस मंच में भागीदारी करने के लिए सही शैक्षिक संस्कारों से युक्त लोग नहीं मिलेंगे हमको, तो फिर जो शून्य पैदा होगा उसको कौन भरेगा? फिर वहीं पर टुन 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 वही बॉलीवुड के गाने और मारधाड़ वाली फिल्में और तमाम तरह के अनाप शनाप के गेम्स और ये सब आने लगेंगे, और आ भी चुके हैं। तो इसलिए डिजिटल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, बहुत तेजी से चलती है। चलते फिरते भी आप खबरों से अपना वाबस्ता रह सकते हैं। आप इधर उधर कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में भी आप उसको चार्ज कर लीजिए और मोबाइल पर आप पता कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर बातचीत करने के मसले ही न चुक जाएं, तो बातचीत फिर आप क्या करेंगे? ट्रेन में कभी आप कान लगा के सुनिए, 90% लोग हेलो, हाँ और क्या हो रहा है, हाँ हाँ और क्या हो रहा है, हाँ भाई ट्रेन में बैठे तुम सुनाओ वहां। अरे कोई तुम्हारे पास कोई भी अच्छे विचार नहीं है बांटने के लिए, कोई भी सुसमाचार या दुसमाचार नहीं है बांटने के लिए। तो अगर हमारी कैपेसिटी तो बढ़ गई है बेहद, खबरें देने की, खबरें फैलाने की, खबरें पाने की, एक दूसरे से बात करने की, लेकिन कभी आप उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दीजिए। गुणवत्ता कहाँ से आती है? पहली चीज तो गुणवत्ता आती है शैक्षिक संस्कारों से। दूसरी गुणवत्ता आती है अनुभवी लोगों की टोकाई से। लोग अक्सर मुझसे नाराज होते हैं ट्विटर पर, मुझको कहते हैं कि ये ग्रामर नाथसी है, जबरदस्ती ठेंगा लगा करके लोगों की हिंदी और भाषा सुधारती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी काम करना जरूरी है। अखबारों में हमारी जब हमने ज्वाइन किया था, हमेशा एक पुराने पंडित जी या मुंशी जी होते थे जो स्टूल पर बैठे रहते थे और दिन भर एक चश्मा लगा करके और प्रूफ चेक किया करते थे। बड़े बड़े संपादक उनसे खौफ खाते थे। हम खुद उनके पास जाते थे कि पंडित जी हमारे यहाँ इसको किस तरह से लिखा जाता है, या इस वाक्य में ये प्रयोग आपको कैसा लग रहा है। कोई शर्म नहीं है, अगर किसी व्यक्ति के पास जानकारी और अनुभव का खजाना है, उसके सामने श्रद्धा से व्यवहार करने में, विनत होने में कोई हर्ज नहीं है। ये पत्रकारिता का मूल मंत्र मैंने अपने बड़ों से सीखा, और यही मैं आपको भी आज बता रही हूँ कि लिखना पढ़ना एक ऐसी चीज है जिसमें कि आप उम्र भर सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। किट से किसी ने पूछा कि आपने एक कविता लिखी, आपको इसका विचार कहाँ मिला? उन्होंने कहा कलाकार का मन तो एक चिड़िया की तरह होता है जो बाहर दाना चुगती रहती है। कहाँ का दाना है, कहाँ से आया है, उसे ये पता नहीं है, लेकिन दाना स्वाद है तो उसको चुग लेगी। तो उससे आप चिड़िया से कैसे पूछ सकते हैं? तो इसी तरह से लेखन का काम भी है, चाहे आप पत्रकार हो, चाहे आप रचनात्मक लेखक हो, आपके लिए बहुत जरूरी है बुनियादी शैक्षिक संस्कार, अपनी शिक्षा पर जकड़ और पकड़ दोनों को फैलाते रहना, दूसरों से सीखना, नई तकनीकी के बारे में जानकारियां एकत्रित करना। और ये जो नए ब्लॉक्स बन गए हैं कास्ट के, जेंडर के, अभी मैं एक स्टडी पढ़ रही थी कि महिलाओं में इधर बहुत बड़े पैमाने पर छटनियां हुई हैं, बेरोजगारी महिलाओं की बढ़ी है। और घर में आप देखेंगे कि अगर फोन की ओनरशिप के पैटर्न आप देखेंगे, जितने भी शोध हुए हैं वो साबित करते हैं कि महिला का नंबर सबसे अंत में आता है। अधिकतर ओटीटी के, अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की एक स्टडी है बड़ी आई है रॉयटर्स की, उन्होंने कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो अधिक उपभोक्ता वर्ग है उसमें सामान्य उपभोक्ता पुरुष है, युवा है और बड़े शहरों में रहने वाला है। तो आप देखिए कि छोटे शहर, औरतें, दलित, गरीब लोग, खेतीहर वर्ग, ग्रामीण वर्ग, ये एक तरह से खबरों से ओझल हो रहे हैं। खबरों से ओझल हो रहे हैं, मैंने खबर जमा करने वालों से भी ओझल हो रहे हैं। अब जुकरबर्ग का जो घोड़ा है वो दौड़ाता है कि भाई तो आप उसको फॉलो कीजिए, हमारे जो बीजाक्षर हैं उनको आप फॉलो कीजिए, वो बता देंगे आपको कि उपभोक्ता क्या पढ़ना चाह रहे हैं। अरे उपभोक्ता को पता ही नहीं है कि कितना खजाना चारों तरफ बिक रहा है, कितनी विविधता, कितनी बहुलता, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कौन करेगा? ये मीडिया को ही करना है। लेकिन मीडिया में क्या इसके लिए इच्छा शेष है? मैं देख रही हूँ बहुत बड़े पैमाने पर जो युवा लोग मीडिया में आ रहे हैं, या तो ग्लैमर से आकर्षित होकर के आ रहे हैं। ग्लैमर है मीडिया में, अब एक हद तक है, लेकिन ग्लैमर किससे उपजता है? उसके लिए बहुत कठोर संघर्ष और बड़ी लंबी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ऐसी पैदाइशी आपको ट्रे में सर्व करके थोड़ी मिलता है। दूसरी चीज ये है कि हमको नई जमीन भी तोड़नी है। अपने जमाने में जैसे राजेंद्र माथुर ने, रघुवीर सहा ने, अज्ञे जी ने नई जमीनें तोड़ी थी। शीर्ष के कवि थे, साहित्य छोड़ करके पत्रकारिता से जुड़े और फिर उन्होंने पत्रकारिता में नई शुरुआतें की, गांव जवार से लोगों को जोड़ा, देहात से लोगों को जोड़ा, देहाती संस्करण निकाले,
और फिर उसके बाद मार्केटिंग वालों ने भी नई पहलें की और अखबारों को जन जन तक पहुंचाया। तो OTT अब बन रहे हैं और हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं विदेशों का। वहाँ का राज समाज काफी फर्क है, वहाँ लोगों का रहन सहन फर्क है। लगभग 100% लोगों के पास नेट की पहुंच है, तरह तरह के उपकरण हैं, उसकी मार्फत छोटे से छोटा बच्चा भी अपना लैपटॉप या अपनी मैकबुक में पढ़ सकता है, लिख सकता है। हमारे यहाँ ये अभी नहीं है, इसलिए काफी समय तक हमको मिली जुली शैक्षिक और सूचनाप्रद संस्कृति का निर्माण करना होगा, उसको बनाए रखना होगा। तीसरी चीज ये हो रही है हमारे यहाँ कि जैसे जैसे स्पर्धा बढ़ रही है, राजनीतिक तेवर तल्ख हो रहे हैं, वैसे वैसे कई बार सूचना पर भी रोक लगा दी जा रही है, हठात रोक लगा दी जा रही है। मुझे अच्छी तरह याद है 90 के दशक में जब खालिस्तान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त जब पंजाब में सूचनाओं पर रोक लगाई गई थी तो प्रेस काउंसिल ने उसका मुखर विरोध किया था। हम सब सड़कों पर उतरे थे और प्रेस के कानून का भी हम लोगों ने विरोध किया था और वो वापस ले लिया गया और वहां सूचनाएं बहाल कर दी गई। लेकिन अभी 2019 के लगभग जब सरकार ने 2-3 जगह खबरों पर रोक लगाई तो प्रेस काउंसिल के आज के जो लोग हैं उन्होंने उसका समर्थन किया और कहा कि नहीं नहीं, वहां पर दंगा भड़कने की आशंका है, लोगों को खबरें न मिलने से अधिक दंगा भड़कता है, खबरें मिलने से दंगा कम होता है, क्योंकि लोग घबराते नहीं हैं। अगर लोगों तक सूचना न पहुंचे, सही सूचना न पहुंचे, तो शंका मन में घर कर जाती है कि हम तक पहुंचने से सूचनाएं क्या रोकी जा रही हैं। ऐसे में जो उत्पाती शरारती तत्व होते हैं उनकी बनाती है, फिर वो तरह तरह की बातें इधर उधर फैलाने लगते हैं और बात की बात में उत्पात मच जाता है, लोगों के मन में अशांति हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकारों को हमको ये चेताना चाहिए कि सूचना का खुलापन आपके भी स्थायित्व की गारंटी है, क्योंकि अगर आपके पास छिपाने को कुछ नहीं है और अगर आप सचमुच में उतना अच्छा काम कर रहे हैं जितना कि आप कह रहे हैं हमसे, तो फिर उसमें दुराव छिपाव की कोई बात नहीं। आप सामने आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए। इसके बनिस्बत की आप लोगों को पकड़ के सवाल पूछते ही जेल में डाल दें। उत्तर प्रदेश में एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया कि मिड डे मील में बच्चों को सिर्फ रोटी नमक दिया जा रहा है, उस पर बड़ा उत्पात हुआ और सुनते हैं कि उसके जो पत्रकार महोदय थे उनको जेल भेज दिया गया। होना ये चाहिए था कि पड़ताल होती कि मिड डे मील में जो घोषित मेन्यू है उससे इतर क्यों दिया जा रहा है और अगर नहीं मिल रहा है तो कौन उसको दे रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को भी और जनता को भी, पाठकों को भी, मीडिया के उपभोक्ताओं को भी इस बारे में संवेद रूप से सोचना होगा कि सूचना का बहाव एक जीते जागते समाज के लिए बहुत जरूरी है। सनातन धर्म हम इतना सुनते हैं। सनातन बहुत सुंदर शब्द है। सनातन का मतलब है एक धारा जो निरंतर बहती है, और आप देखते हैं जो चीज निरंतर बहती है वो बदलती रहती है। आज जो पानी हम देख रहे हैं नदी में वो कल नहीं रहेगा, शाम तक बदल जाएगा, दूसरा पानी आ जाएगा। तो ये जो सनातनता है, खबरों की सनातनता भी बनी रहनी चाहिए। आज जो खबरें हैं वो बदल जाएंगी। मान लीजिए कहीं पर कोई उत्पात हुआ, आजकल क्या होता है, जैसे जब चुनाव होते हैं तो उसमें काउंटिंग होती है, वोट्स की काउंटिंग होती है। पहले चरण की काउंटिंग होती है, लगता है ये उम्मीदवार आगे जा रहा है। दूसरे चरण की काउंटिंग होती है, पता चलता है कोई और ही उम्मीदवार आ गया। अंतिम काउंटिंग तक कोई तीसरा ही आगे आ जाता है। तो क्या तीनों खबरें गलत थी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि खबरों की सनातनता होती है। अगर उस सनातनता को आप एक बिंदु पर ही शुरू में ही बाधित कर देंगे तो होगा क्या, फिर नदी किनारे तोड़ेगी और उफन करके दूसरी तरफ बहेगी, उससे नुकसान ही होगा, सभी का नुकसान होगा। पत्रकारिता का सबसे ज्यादा नुकसान होगा, लोगों का भी नुकसान होगा। इसलिए ये सारे मसले हैं जो अंत में मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी चीज ये कि अब हिंदी वालों को अपना सॉफ्टवेयर पुष्ट करना चाहिए समय रहते, क्योंकि ये निर्विवाद रूप से साबित हो चुका है कि चीनी के बाद हिंदी सबसे बड़ी भूभाग में बोली जाने वाली भाषा है और इसके जानकार भी लोग कम नहीं हैं। लेकिन हिंदी ने अपना सॉफ्टवेयर और अपना स्टोरी टेलिंग, अपना खबरों को सही तरीके से प्रस्तुत कर पाने की शैली, इन दोनों पर बहुत कम काम किया है। हम नकलची बंदर बनते जा रहे हैं। अभी भी अंग्रेजी से खबरें आती हैं टेप करके या उसकी नकल करके या एग्रीगेटर्स से उधार लेके हम कर लेते हैं। एग्रीगेटर्स का ये हाल है कि वो जो हमको बनी बनाए खबरें एजेंसियां देती हैं, आप पता कीजिए कि उनके स्रोत क्या है, आपको पता चलेगा 5 ऐसे संदिग्ध अखबार हैं जिनको आप पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एग्रीगेटर से आ रही खबरें तो हम आंख मूंद के उनको ले लेते हैं। तो ये
खबरें अगर 24 घंटे बहती रहेंगी तो उनकी सनातनता भी देखनी चाहिए, और उसमें भी अगर कोई खरपतवार आ रहा हो उसकी सफाई होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कुल मिला के अंत में मैं 3-4 बातें कहूंगी। एक, कि हिंदी को अपने दीनहीन या जरूरत से ज्यादा आक्रामक और तल्ख तेवर छोड़ने होंगे, और उसको एक अच्छा तना हुआ, सुखी और संपन्न लेकिन विनयशील रूप लेना होगा। उसमें यकीन भी हो, हिंदी पर आस्था भी हो, और अरमान भी हो कि आगे जाके हम और भी बेहतर काम कर सकेंगे। हिंदी में मौलिकता होनी चाहिए, नया लिखा जाए, नई तरह से लिखा जाए, एक्सपेरिमेंटल लिखा जाए, संपादक भी उसको तवज्जो दें, और जो यंग पत्रकार हैं वो भी सोचे कि नई तरह से कैसे स्टोरीज बनाई जाए, कहाँ से लाई जाए, किस तरह से उपज हो। और प्रयोग धर्मिता से डरना नहीं चाहिए, प्रयोग करते रहना चाहिए, तरह तरह के प्रयोग करते रहना चाहिए। हिंदुस्तान में मैंने सबसे पहले हिंदी का पहला अखबार था जिसमें एक महिला संपादक थी, दुर्भाग्य से मैं, और मैंने सबसे पहले हिंदी का संपूर्ण कलर अखबार निकालने का दुस्साहस किया। जब मैंने ये बात अपने मार्केटिंग वालों से कही, वो बहुत सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि हाँ हम छाप तो सकते हैं। मैंने कहा आपका क्या ज्यादा पैसा लगेगा? उन्होंने हिसाब किया, उन्होंने कहा नहीं, खास पैसा नहीं लगेगा। मैंने कहा आप देख लीजिएगा कि हमारा समाज जो है वो रंग प्रिय समाज है। होली का जैसा उत्सव जहाँ मनाया जाता है, गांव में आप चले जाइए, राजस्थान तो रंगों का प्रदेश ही है, आप चले जाइए, लोग कितना रंग पसंद करते हैं और कितनी सुंदर उनमें रंग की एक बुनियादी समझ होती है। आप रंगारंग अखबार उनको दीजिए, वो पसंद करेंगे। मास्ट हेड से लेकर के अंतिम पन्ने तक हमने रंगारंग किया, और आप यकीन नहीं करेंगे कि 1 साल के अंदर हमारा 5 गुना सर्कुलेशन बढ़ा। और उसके बाद करीब, जब मैंने छोड़ा तो शुरुआत की थी 3 संस्करणों से, 17 संस्करण तब थे, और अब तक तो पता नहीं कितने संस्करण निकल रहे हैं। तो इसलिए प्रयोग धर्मी होने में, निडर होने में, उन्होंने कहा अगर मान लीजिए नहीं चला तो क्या? मैंने कहा ठीक है, मैं इस्तीफा दे दूंगी, आप नया संपादक ले आइएगा। लेकिन वो प्रयोग रह गया। तो जब तक कि इतने निडर होके आप काम नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। दूसरी बात ये कि 1990 के आसपास हमारी सांस्कृतिक साक्षरता संकुचित होने लगी थी। उसको फिर से हमें फैलाना है, भारतीय भाषाओं से हमको जोड़ना है, हिंदी को हमको और भारतीय भाषाओं से जोड़ना है, विनम्रता से जोड़ना है, ताकि वो ये ना कहें कि हिंदी जबरदस्ती हमारे सिर पर एक दादा बन के लदी हुई है। और हमको विमर्श के लिए जगह बनाना, उनको भी कहने को बहुत कुछ है, चाहे तमिल वाले हों, चाहे बांग्ला वाले हों, चाहे उर्दू वाले हों, सबके पास अपना विपुल शब्द भंडार है, सांस्कृतिक विरासत है, समृद्धता है, उसकी हम अनदेखी नहीं कर सकते। क्यों ना हम उनसे वो लें जो कि हमारे लिए अच्छा, हमारे पाठकों के लिए अच्छा है, और उनको वो दें जो कि उनके पाठकों के लिए नया होगा, सुहाना होगा। तीसरी बात कि हमको हिंदी में शालीन और शिष्ट तरीके से बातचीत करना सीखना होगा। हिंदी के चैनल में देखती हूँ या हिंदी के प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह की छोटे छोटे वो दिखाए जाते हैं क्लिप्स, शर्म से सिर झुक जाता है। जिस तरह की अशालीन, अभद्र, फूहड़ भाषा इस्तेमाल की जाती है। गाली देना एक तरह की सांस्कृतिक और मानसिक दरिद्रता दिखाता है कि आपके पास भाषा नहीं बची है कि जिससे कि आप असहमति व्यक्त कर सकें। आप गाली दिए बिना बात ही नहीं कर सकते हैं। ये हमको तो त्यागना होगा। और अंत में हिंदी को एक सरल और सहज भाषा बनाना होगा, जो फूहड़ ना हो, लेकिन ऐसी हो जो कि सबकी समझ में आ सके। ऐसी ना हो कि जिसके कि सिर्फ या तो पंडिताऊ लोग पढ़ें और या फूहड़ किस्म के लोग पढ़ें। तो इसलिए मुझे लगता है कि हिंदी के आगे करने के लिए बहुत अधिक है, और मैं काफी कह चुकी हूँ। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग फले फूलें, आपकी पीढ़ी हिंदी के लिए और भारतीय भाषाओं के लिए और काम करे, अंग्रेजी से स्पर्धा करती रहे, जलन न करे, हीन भावना से या कुंठा से ग्रस्त न हो। यही मेरी शुभकामना है। एक बार फिर से आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मृणाल जी। आज आपको आज सुनकर बहुत अच्छा लगा, और हम सब बहुत समृद्ध हुए हैं आपको सुनकर। और मैं क्षमा मांगूंगी बीच में जो भी डिस्टर्बेंसेस हुई थी उनके लिए, पर मतलब अब जूम का प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, क्या करें। तो अब मैं बस 2 मिनट लेना चाहूँगी आप सबको जो हमारा रमा मेहता राइटिंग ग्रांट है उसके बारे में बताने के लिए, और फिर हम आगे चलेंगे। रमा मेहता राइटिंग ग्रांट के लिए एप्लीकेशंस नवंबर 2020 में ओपन हुई थी।
हमने थीम रखी थी बिलोंगिंग या अपनापन। हमने एप्लीकेशंस 31 मार्च 2021 को क्लोज की। उस तारीख तक हमें लगभग 120 एप्लीकेशंस मिल चुकी थी। इसके बाद काम शुरू हुआ शॉर्टलिस्ट बनाने का। इस काम में हमारी ज्यूरी अनुकृति उपाध्याय और ईरा पांडे इंग्लिश में, मनीषा कुलश्रेष्ठ और नीता गुप्ता हिंदी में, वेददान और अरविंद आशिया राजस्थानी और इफ़्फ़त ज़रीन और सरवत खान उर्दू ने हमारा पूरा साथ दिया। इन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के साथ फिर हमने हर भाषा में अलग कार्यशालाएं की। इंग्लिश में अनी जैदी ने की, जिसके एक चरण में रक्षंदा जलील अनुवाद के बारे में बात करने आई। हिंदी में मनीषा कुलश्रेष्ठ ने की, जिसके एक चरण में नीता गुप्ता ने लेखकों को प्रकाशन के बारे में बताया। राजस्थानी कार्यशालाएं अरविंद आशिया ने ली, जिसमें डॉक्टर सीपी देवाल और मधु आचार्य ने राजस्थानी लिटरेचर पर ज्ञान अर्जन किया। उर्दू की कार्यशाला की बागडोर सरवत खान ने संभाली और गाज़नफर अली ने उर्दू लेखन पर रोशनी डाली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इस प्रक्रिया के बाद लेखकों ने अपने लेखन को और संवारा और हमें भेजा। हर भाषा के से एक विजेता का बड़ी मुश्किल से जूरी ने चयन किया। आज का कार्यक्रम इन्हीं 4 लेखकों को पुरस्कृत करने के लिए आयोजित किया गया है। पर इससे पहले कि मैं मृणाल जी से आग्रह करूं कि वो इनका नाम बताएं, मैं यह कहना चाहूँगी कि आप सभी बहुत उम्दा लिखते हैं और अपनी शैली पर काम करते रहिए, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ तक पहुँचे। बेस्ट ऑफ लक, सिर्फ आज के परिणाम के लिए नहीं, बल्कि आपके आने वाले हर लेखन के लिए, जिसका हम सबको इंतज़ार रहेगा। अगले साल के एप्लीकेशंस 1 नवंबर 2021 को खुलेंगी। अब मैं मृणाल पांडे जी से आग्रह करूंगी कि वो विजेताओं की घोषणा करें। धन्यवाद। विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं: अंग्रेजी यशस्वी गौड़, हिंदी प्रदीपिका सारस्वत, राजस्थानी प्रेमलता सोनी और उर्दू शहनाज यूसुफ। आप सबको बहुत बधाई। आप सबको बहुत बधाई। और अब मैं इन चारों को कहूंगी कि अगर एक एक करके वो लोग आए और अपने बारे में थोड़ा हम सबको बताएं। तो हम शुरू हिंदी से करें। प्रदीपिका जी, आप यहाँ पर हैं? अब प्लीज अपने आप को म्यूट करके फिर आइए और अपने बारे में बताइए। प्रदीपिका, प्रदीपिका हैं पर सॉरी, यस, आई कुड। आप वीडियो भी ऑन कर दीजिए प्लीज। जी जरूर। मैं सुन नहीं पाई प्रियंका जी। सबसे पहले थैंक यू सो मच। आई कांट बिलीव इट जस्ट हैपेंड। मृणाल जी ने जो कहा मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि इट एक्चुअली हैपेंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द ग्रांट एंड एवरीथिंग एंड फॉर द वर्कशॉप्स। It was a very good experience. बहुत कुछ सीखने को मिला मनीषा जी से, नीता जी से। Like initially, मतलब पर्सनली मैं शेयर करूंगी कि इससे पहले मैंने जब कहानियां लिखी, मैंने कभी उन पर रिवर्क नहीं किया। मुझे लगता था, क्योंकि मुझे जितना आता था मैंने पहली बार में लिख लिया। लेकिन वर्कशॉप के बाद एक्चुअली सीखने को मिला कि कितना जरूरी होता है वापस लौटना, चीजों को फिर से नए सिरे से पढ़ना और फिर उसको किस तरह से रिवर्क करना है, उनमें किन कमियों को देखना है। वो सब मनीषा जी और नीता जी की मदद से सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, एक लाइन में अगर आप बता सकें कि आप क्या करती हैं। अभी मैं मृणाल जी को सुन रही थी, और सिंस आई एम ऑल्सो अ जर्नलिस्ट, मैं काफी पिछले 5-6 सालों से काम कर रही हूँ और बहुत मैं रिलेट कर पा रही थी। तो थैंक यू मृणाल जी हमें रास्ता दिखाने के लिए और वहां होने के लिए जहाँ आप हैं। सो यस, आई एम अ जर्नलिस्ट एंड आई हैव बीन राइटिंग, ट्राइंग टू राइट। अभी मैं लोकलाइजेशन में काम कर रही हूँ। मैं एक ट्रांसलेटर की हैसियत से काम कर रही हूँ और आगे और भी लिखना चाहती हूँ। एंड यस, आई एम अ रीडर। दैट्स व्हाट आई वुड टेल यू। थैंक यू प्रदीपिका। Thank you, Priyanka. Can you put yourself on mute please, and then
I'll request Yashasvi Gaur. Yashasvi. हाय Hi. मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हेलो एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच मृणाल मैम फॉर such an inspiring बातचीत that you did. And when she took my name, I was literally shouting on the top of my voice because आज मैं सिर्फ क्योंकि जो भी इंग्लिश कैटेगरी के लोग थे उनके साथ इंटरेक्शन जब हुआ, सभी काफी टैलेंटेड लोग थे, तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. तो I want to cry right now so much because this was completely unexpected. But thank you so much. Thank you so much. I'll be forever grateful to Rama Mehta Trust for making me believe that I can continue with my writing. And I've been writing since since I was a very small child. I used to write in broken language and like हिंदी इंग्लिश मिक्स और इंग्लिश भी, बिकॉज उस टाइम स्कूल में सिखाई जाती थी इंग्लिश, बट काफी अजीब ढंग से सिखाई जाती थी. सो I was not good with the language, but yeah, writing actually saved my life. So I almost try to write daily. I'm a hardcore diarist, so I write diaries, and I also work with poetry, non-fiction and fiction. I am a researcher from Jadavpur University. I'm studying comparative literature, doing my MPhil right now. And I don't know what else to say, but thank you so much. I'm completely overwhelmed right now. Thank you. Thank you, Yashasvi. शहनाज, अब आप आ सकें तो बहुत बेहतर. जी, बहुत अच्छा. जी आइए. जी, आदाब अर्ज़ सबको मेरी तरफ से. और सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मृणाल मैम की कि इतनी अच्छी न्यूज़ उन्होंने सुनाई है. दूसरों की तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड थी और बहुत खुशी हुई सुन करके. शहनाज यूसुफ, मेरा ताल्लुक उदयपुर से ही है. पीएचडी मैंने शॉर्ट स्टोरी में ही की है और अफसाने तकरीबन छोटी थी जब से ही लिख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ. और फिलहाल जो है गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने का काम जारी रखा हुआ है. और इस दौरान जो पूरा ये जो सफर रहा है बेहद उम्दा रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिला है गज़नफर साहब से, सरवत खान मैम जो मेरी मेंटोर भी रही हैं उनसे, और भी जिंदगी में ऐसे कई उस्ताद, ऐसे बहुत से असातिज़ा हमें मिले हैं जिन्होंने बहुत ही आगे एक रोशन, कहते हैं ना, एक रोशनी हमें दी है कि किस तरह के, हमें बार बार ये एहसास दिलाया है कि आने वाले नस्ल की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है. तो उस एहसास को, उस जो जिम्मेदारी है उसको मैंने हमेशा महसूस किया है और हमेशा कोशिश की है कि जब भी कलम उठाऊं उसमें कुछ ऐसा लिख सकूं कि पढ़ने वाले के दिल पर, उसके दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ जाए. तो मैं यही दरख्वास्त मेरी रमा मेहता ट्रस्ट से रहेगी कि हमारी कहानी जो है, जो हमने लिखी है, एक कहानीकार के लिए असल खुशी तब होती है जब उसे सामईन में, उसे पढ़ने वाले मिले, उनकी कहानी को पढ़ा जाए, उन्हें रिव्यूज दिए जाएं कि आपने कैसा लिखा है. तो हमें बहुत खुशी हो गया अगर हमारी कहानी को भी एक प्लेटफॉर्म मिले, हम सुना सके या लोग पढ़ सकें. तो ये मेरी जाती राय थी. अदरवाइज मैं बहुत खुश हूँ दूसरे विनर्स की तरह और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ रमा मेहता ट्रस्ट का, मृणाल मैम का और आप तमाम सामीन का जो आज जुड़े हैं. बहुत शुक्रिया. शुक्रिया शहनाज जी. अब प्रेमलता अगर आ सके. प्रेमलता जी. जी मैम, नमस्ते मैम. मुझे बहुत खुशी हो रही है सुनकर, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा. सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो मैं मृणाल मैम को शुक्रिया करना चाहूंगी और आपने रमा मेहता ट्रस्ट का सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. और शुक्रिया करना चाहूंगी जो वर्कशॉप ली आसिया सर जी ने, देवल जी ने, मधु आचार्य जी ने, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. इतना सीखने को मिला कि हाँ, मैं अपनी कहानी में दोबारा उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला पाई. तो ये सब
बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए बहुत, अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा, बहुत खुशी मिल रही है ये सब सुनकर, और इस मंच का फिर से एक बार बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप एक लाइन अगर अपने बारे में थोड़ा बताएं तो आप क्या करते हैं? मैं वैसे तो राइटर हूँ, आर्टिकल्स वगैरह लिखती हूँ, फ्रीलांसर राइटर हूँ, तो पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है, पर कहानियां अभी लिखना शुरू की। और ये राजस्थानी जो कहानी मैंने यहाँ दी, ये मेरी पहली राजस्थानी कहानी है। उससे पहले मैंने 2-3 हिंदी कहानी लिखी, और एक प्लेटफॉर्म है साहित्य का ही, सोपिजन, उस पे भी मैंने जॉब किया, पर अभी कुछ जैसे मैंने छोड़ा है। शुक्रिया, धन्यवाद प्रेमलता जी। अब मैं अगर मृणाल जी को और कुछ, मृणाल जी को अगर और कुछ नहीं कहना तो हम आगे बढ़ते हैं। अगले चरण में मैं मैं दरख्वास्त करूंगी कि ईरा जी अगर आकर थोड़ा अपने ईरा जी जो कि हमारी एडवाइजर थी, वो थोड़ा अगर अपने अनुभव के बारे में बताएं तो। ईरा जी, ईरा पांडे। पहली बात, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब है अच्छी, पर मैं अब इतना डर जाती हूँ जब मृणाल जी होती हैं वहां की, उनके सामने मुझे हिंदी में बोलने में थोड़ा डर लगता है, तो मैं हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके बुलाऊंगी। आशा है आप लोग सब मुझे माफ करेंगे। पहले मैं रमा मेहता ट्रस्ट और जिन लोगों ने काम किया है, नीलिमा खेतान और प्रियंका, इन दोनों ने इतनी मेहनत करी है, तो वेल डन बोथ ऑफ यू। मैं जानती हूँ कि इतने लोगों को आपने बैलेंस किया और उनके साथ संपर्क रखा, शुरू से हाथ पकड़ा जो लिख रहे थे और उनको अंत तक पहुंचाया। ये बहुत भला काम भी है और बहुत बड़ा काम है, और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह इसको निभाया। तो पहली बात तो तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। दूसरा, आगे बढ़ने के पहले मैं जो मेहता फैमिली है, अजय जी और विजय जी, दोनों को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे आप अपनी माँ को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं रमा जी से कभी मिली नहीं, लेकिन मैंने उनकी जो पहली किताब पढ़ी थी, इनसाइड द हवेली, मैं इतना प्रभावित हुई थी उससे, और वो अपने समय के लिए वाकई एक बहुत जेंडर फेमिनिस्ट किस्म के, मतलब उस टाइम पे बहुत कम लोग उस दृष्टिकोण से लिखा करते थे, और उनकी जो अपनी वो थी बैकग्राउंड थी, सोशल बैकग्राउंड और कल्चरल बैकग्राउंड, उसको उन्होंने किसी तरह ट्रांसेंड करके एक औरत की आवाज को हम सब तक पहुंचाया। वो इतनी मार्मिक कहानी है कि अभी भी मुझे कई बार उसको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे सबसे बढ़िया ये बात लगी कि आप लोगों ने इस आवाज को प्रोत्साहन देने के लिए इस ट्रस्ट को बनाया है, और इसमें सब औरतों को बुलाया है काम करने के लिए, क्योंकि पुरुष लेखक और पुरुष क्रिटिक्स जो होते हैं उनका अलग दायरा होता है और उनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए, लेकिन औरतों के लिए और महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी मैं क्या बताऊं अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी प्रतिभा को आगे रख सकें और ये कॉन्फिडेंस उनमें आ जाए। मैं अभी सुन रही थी जितने भी लेखकों को मिले हैं अवार्ड, कितना खुश थी, और मतलब उसमें अवार्ड की जो एक खुशी होती है और पहले अवार्ड की जो खुशी होती है, वो वही समझ सकता है जिसको पहली बार मिला हो। और अपने पाठकों से अगर आपको अच्छा फीडबैक मिले, उससे बड़ा किताब और कुछ नहीं हो सकता। तो पहली बात तो नीलिमा और
प्रियंका को बधाई, अजय और विजय और ये रमा मेहता ट्रस्ट को बधाई। भगवान करे आप खूब बढ़िया काम करें और ये बढ़ता रहे। मुझे एक चीज और जो बहुत अच्छी लगी है कि अब हम कम से कम अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज से बाहर तो देख रहे हैं, अंग्रेजी भाषा के आगे तो सोच रहे हैं। इस बात को मृणाल ने जितनी अच्छी तरह कहा है, मैं उसका उसके आगे मैं क्या कह सकती हूँ। उन्होंने हर पहलू को इतनी अच्छी तरह समझाया और समझा है। लेकिन हम सब आजकल अपने ही लोगों से आइसोलेट हो गए हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो हमारे शहरों के म्यूनिसिपल लिमिट्स के बाहर निकलती ही नहीं है। कई बार हम न्यूज देखने टेलीविजन पर, मुझे लगता है कि ये लोग हैं कौन? हु आर दीज पीपल हु आर स्पीकिंग फॉर द कॉमन मैन? देयर इज नथिंग कॉमन अबाउट देम। ना तो वो उनकी भाषा में बोलते हैं, ना उनके घरों में घुसते हैं। अगर आप इलेक्शन को कवर कर रहे हैं तो आप खाना खा के थोड़ी इलेक्शन जीता जाता है। आप किसी ढाबे में जाके कोई पप्पू टी स्टॉल में बैठ गए और पप्पू जी के साथ चाय पी के आपको क्या ज्ञान हो जाएगा कि इस शहर में ये जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं, और क्यों हारने और जीतने वाले हैं, इसका जब तक आपको एक खुद मतलब जाके पैर न पड़ी बिवाई वो क्या समझे पीर पड़ाई। आपको सब चीज तो अंग्रेजी में आपको परोसी थाली मिली है, आपके माँ बाप ने आपको अच्छी उत्तम शिक्षा दी है, आप ऐसी भाषा में लिखते और बोलते हैं जिसमें आपको एक इतना भारी एडवांटेज मिल जाता है कि आप और भाषाओं को सुनना देखना ही बंद कर देते हैं। मैं देखती हूँ कि मैं अक्सर हम लोग बात करते हैं मृणाल और मैं कि मेरी माँ 6 की 7 भाषाएं बोल सकती थी और लिख सकती थी, जिसमें कुमाऊनी से शुरू होके हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, उर्दू, अवधी, बुंदेलखंडी, मतलब शी वाज जस्ट लाइक अ स्पंज। वो सीखती रहती थी और अंत तक मतलब जब तक उनसे बैठा जाता था वो किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखती रहती थी। अच्छा, उनसे हम लोगों ने कुछ इनहेरिट किया। उनकी 7-8 भाषाओं में से मृणाल के पास 6-7 होंगी, मेरे पास 3-4 हैं, लेकिन आई एडेड 1 or 2 मोर। मेरे बच्चे 2 भाषाएं हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, मतलब समझते और भाषाएं भी हैं लेकिन बोलते सिर्फ हिंदी और इंग्लिश है। और मेरी जो पोतियां हैं वो तो सिर्फ इंग्लिश बोलती हैं क्योंकि वो विदेश में रहती हैं। तो 3 पीढ़ियों में हमारे घर से 6 भाषाएं गायब हो गई हैं। और अगर ये हमारे घर की जो एक बहुत सुसंस्कृत और एजुकेटेड परिवार माना जाता है, अगर उसका ये हाल है तो सोचो औरों का क्या होगा। ये जो एक हीन भावना अपनी भाषा में अपने लोगों से, मेरी माँ कहती थी ना कि हिंदी और अंग्रेजी का वो रिश्ता है कि जब तुम अपनी नानी के घर जाते हो और वो चूल्हे से तुमको गरम गरम रोटी खिला के तुमको बहुत अच्छा लगता है कि वो इतने प्यार से तुमको खिला रही है, और जब तुम कहीं बाहर जाते हो तो तुम्हारे सिर पे वो डिठौना लगाती है कि नजर न लग जाए, तो वो भी तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही तुम बाहर जाते हो तो वो डिठौना पोंछ लेते हो क्योंकि तुम ये नहीं दिखाना चाहते हो कि मेरी नानी इतनी खूंसट है कि वो अभी भी मेरी नजर उतारती है या डिठौना लगाती है। तो ह्याता और भ्याता पहले से होता था ना कि 2 बीवियां रखते थे लोग, एक जिसको कि उनके माँ बाप ने उनकी छोटी उम्र में शादी की होती और फिर बाद में वो एक और शादी करते थे जिससे कि वो बाहर के लोगों से समाज में मिलते थे। तो वो हिंदी और अंग्रेजी का, या जो नॉट हिंदी मतलब कोई भी हमारी जो अपनी भाषा है भारतीय भाषा, उसका और अंग्रेजी का यही रिश्ता हो गया है कि उसको आप घर के अंदर कैद करके रखते हैं, लेकिन बाहर समाज में या भाषण देने में आप केवल अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। तो इससे हमारी अपनी भाषाओं की जो वोकैबुलरी है वो और संकीर्ण होती जा रही है। और एक बार अगर आप हिंदी के एक शब्द में अंग्रेजी का शब्द यूज करना शुरू कर दें, जैसे कि मैंने अभी किया है, आपका वो हिंदी वाला शब्द गायब हो गया, आप समझिए कि वो खो गया। तो मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने जो राजस्थान के इलाके की जो जितनी भी भाषाएं वहां पे लिखी जाती हैं उनको प्रोत्साहन भी दिया है और उनको खोज खोज के निकाला है। ये तो पहला साल है, अभी आगे देखना जब लोगों को इसके बारे में और पता चलेगा और उनमें ये कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे हम भी लिख सकते हैं और शायद हमारी कहानी भी कहीं छप जाए,
तो कितना भारी आप लोगों ने ये काम करना शुरू किया है, आप खुद उस दिन जानिएगा। एक और मैंने बात देखी जब मैं वो सारी वो जो मेरे पास आई थी कॉम्पोजिशंस और लिखे हुए लोगों का, कि सब औरतों की और सब महिलाओं की अलग अलग कहानियां होती हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल कुछ होता है ना, सरोरिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कि वो उनका रिश्ता होता है महिलाओं में। हम जानते हैं वो घुटन, वो अपने इच्छाओं को दबा के रखना, अपने माँ बाप की अवहेलना नहीं करना, अपने खानदान की इज्जत रखना, ये सारे भार औरतों पे डाले जाते हैं और हम लोग खुशी से उसको निभाते भी रहते हैं, जब तक अपने लिए कब जिएंगे, अपने लिए क्या करेंगे, ये कभी किसी की हिम्मत ही नहीं होती है सोचने की। कितनी चीजें वर्जित होती हैं औरतों को, जोर से हंसना, इस तरह के कपड़े मत पहनो। अभी हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में कितना बवंडर मच रहा है, जो औरतों को बेचारों को घर से बाहर निकलना मुश्किल है, पढ़ने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ की महिलाओं को कितना लंबा संघर्ष करके ये मौका मिला है कि हम अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। और इसमें कई कहानियां जो मैंने पढ़ी थी, कम से कम इंग्लिश में, वो हैं अबाउट डिफायंस एंड रिवोल्ट। कोई है जिसने 50-60 साल की उम्र पे she decides to leave her husband and run away with a documentary maker. Good for her. इतने साल उसने अपने बहुत अनहैप्पी रिलेशनशिप में बेकार किए हैं। अब उसे लगता है कि मैंने जो जो करना था वो मैंने कर दिया है, जो मैंने अपने ससुर को वचन दिया था कि आपकी हवेली को बहुत बढ़िया तरीके से रखूंगी इत्यादि इत्यादि, वो मैंने कर दिया है। अच्छा, कोई एक लड़की है जो कि अकेला रहना, मुस्लिम गर्ल, और वो अकेली रहने चाहती है बिना किसी शैपरोन के या किसी, उसका संघर्ष। तो कई चीजें जो अंदर से, जो बेचारी उनके पास पता नहीं कभी ये अपॉर्चुनिटी होगी भी कि नहीं, लेकिन कम से कम एट द लेवल ऑफ इमेजिनेशन उनका दिमाग उनको ये फ्रीडम दे रहा है, और आपके ये प्लेटफॉर्म ने उनको ये फ्रीडम दिया है to at least speak about those desires, those yearnings which all women have and for whatever reason are unable to speak about clearly. The other thing is that, you know, all of us who speak English, who write in English, who are born in a certain kind of background, we have moved so far away from what is Little India, जो मुफस्सिल शहर था. If you ever go back to your own native places, suppose जैसे अब मैं अल्मोड़ा जाती हूँ, मुझे वहां जाके there is a feeling of returning to the womb. मुझे लगता है जैसे मैं अपनी माँ के गोदी में वापस जा रही हूँ. लेकिन अब वहां कोई रह ही नहीं गए हैं जिनसे कि पुरानी बातें हों, या मैं जिस साल पैदा हुई थी, तो आप सोचिए उस साल से लेकर के और अब, जबकि वहाँ मॉल बन गई हैं, पता नहीं हर तरह की चीजें मिलने लगी हैं, वहां तब नलों में पानी नहीं होता था. बिजली बिल्कुल शाम को टिमटिमाता है, ऐसे लगता था जैसे कि कोई मोमबत्ती जली हुई है. तो हमारी जनरेशन ने जितनी चेंजेस देखी, झेली और जिनसे हम जूझ रहे हैं अभी, वो हमारे बच्चों ने कभी देखी नहीं है. तो हमारे जो बच्चे अब वहां पे हैं हमारे अपने शहरों में, पुराने शहरों में, वो सब चाहते हैं कि हम अमेरिका पहुंच जाएं, या ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं, या यूरोप पहुंच जाएं. उनको अपने they don't realize how rich their own environment is. हम उसके लिए तरसते हैं और वो हमारे जीवन के लिए तरसते हैं. कितनी बड़ी विडंबना है कि हम एक दूसरे की इच्छाओं पर मर मिट रहे हैं और अपना जो है हमारे पास वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है. तो ये सब चीजें जब लोग पढ़ेंगे और भाषाओं में, छोटे शहरों में जो रहते हैं, या जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास से बाहर है, जिनका की लालन पालन और पढ़ाई लिखाई और सोशलाइजेशन दूसरी तरह का हुआ है, जब तक हम उनकी
पीड़ा, व्यथा या उनके डिजायर्स, यर्निंग्स, एम्बिशंस को नहीं समझ पाएंगे, हमारा देश कभी एकजुट होके एक आगे बढ़ेगा ही नहीं। एक दूसरे को हम खींचते ही रहेंगे पीछे। We have so many prejudices still inside us, both for those who don't live in big cities and those who live in cities. Forget the villages. We have completely forgotten rural India, and it is now like a petri dish जिसको कि academic जाके कभी data collect करके भर देते हैं और उसको सब लोग इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट सभी करते हैं, लेकिन वहां जाके रहना, वो खाना खाना और वहां का जीवन देखना भी तो चाहिए। गांधी जी ने इतना भारी हमारे लिए एक बात खोला था कि तुम जब तक बिल्कुल लंगोट पहन के और एक लाठी लेके गांव में नहीं घूमोगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि इस देश में लोगों को क्या चाहिए। दे डोंट वांट डिजिटल प्लेटफॉर्म, दे जस्ट वांट कि हमको पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, एक साफ स्वच्छ टॉयलेट मिल जाए। सोचिए कि 75 साल में अब जाके हम इन चीजों की वैल्यू समझ रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये एक साल में जितना भी इन लोगों ने काम किया और जो इन बच्चों ने लिखा और बातें आगे पीछे जो इनकी मेंटरिंग हुई है, ये बहुत जरूरी बात है। और मैं सबको बहुत बधाई देती हूँ, जिनको प्राइज मिला है और जिनको नहीं भी मिला है। They were outstanding, these brave girls who were writing in. And पहले साल किसी और को मिले, अगले साल आपको मिले, भगवान करे। और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मुझे बहुत इस बात का गर्व है कि आप लोगों ने मुझे चूज किया ये पहले उसमें चरण में शामिल होने के लिए। तो अजय, विजय, प्रियंका, नीलिमा, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई। Thank you, Ira ji. We would like to express our gratitude to our chief guest, Mrs. Mrinal Pandey, for sharing her inspiring journey and for also handling all disturbances so gracefully. Apologies are very new to hosting these kind of events, so hopefully nothing like this will happen in the future. We would also like to convey our deepest thanks to all of the participants who gave in their entries this year. We are overwhelmed with the kind of response that we got to this grant, and we are so grateful for all of your entries. Though there are only 4 winners, we would like to compliment and congratulate each and everyone who wrote and expressed their thoughts through their entries. And it's because of all of you that we are encouraged to continue with this grant next year. The applications for the 2022 writing grant will start, they will open on the 1st of November, and more details will be on www.ramamehta.org. Finally, I would like to reiterate my thanks to the advisory members, the jury members, and all of the writers that conducted the writers' workshops. They have been the backbone to our grant, to the success of our grant, and without them, none of this would be possible. So thank you so much, everyone, again.